हेलो बच्चों, तो हमने आपको बता दिया था कुछ रिएक्शन के बारे में। तो उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने इससे पहले वाला वीडियो देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कमेंट में जाकर देख सकते हैं, तभी ये समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें पहला रिएक्शन आता है ऊष्माशोषी। इंडोथर्मिक। ऊष्माशोषी, देखो जी, ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा को सोखने वाला, हीट एब्जॉर्बर। देखो ऊष्मा का मतलब होता है या तो फिर हीट होता है या फिर किसी तरह की एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हम बात करेंगे किसी चीज को अगर जो हम गर्म करते हैं तो उसको हम एक रूप से एनर्जी देते हैं, तो वो किस फॉर्म में होता है? हीट फॉर्म में होता है। ये एनर्जी आपको बहुत सारे फॉर्म में मिल जाएगी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। तो ये सब क्या है? ये एनर्जी का ही रूप है, ऊर्जा का ही रूप है। तो अब हम आपको बताएंगे जैसे किसी को इसमें रिएक्शन को पूर्ण होने के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। अब देखो जी कैसे देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे इंप्रेस नहीं हो रही है। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, आपसे इंप्रेस नहीं हो रही, कोई तीसरा आया आपको कोई ट्रिक बताकर गया, आप गए इंप्रेस कर दिया, इंप्रेस हो गया, तो उसने जो ट्रिक बताई ना वो समझ लीजिए कि एक ऊष्मा है। अब देखो जी कैसे हुआ। ऊष्माशोषी में क्या करना पड़ा? अब जैसे जी मान लो यहां से हम H2 को लिया प्लस O2 को लिया। अब यहां पर भैया इसको देनी पड़ेगी ऊष्मा, तभी ये आपस में जुड़ेंगे। अब जुड़ के क्या बना लिए? 2H2O। देखो ये आपको लग रहा है संयोजन ही, लेकिन बस फर्क इतना है कि इसको क्या करना पड़ रहा है, इसमें सिर्फ ऊष्मा देनी पड़ रही है, लेकिन ये बिल्कुल लग रहा है संयोजन। अब यहां पर देखो दूसरा एग्जांपल देख लो। अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से तोड़ना, NaCl, NaCl। अब हमने यहां पर इसको ऊष्मा दिया, ऊष्मा दिया, अब ये भैया टूट गया। देखो Na प्लस में Cl माइनस में। अब यहां पर ऊष्मा के रूप में हम इसे क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। क्या? ऊष्मा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तभी तो ये टूटा है ना अपने आयनों में। अब जब तक इसे हम एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये टूटेगा नहीं भैया। बात समझ रहे हो ना? तो ये है ऊष्माशोषी। अब देखो ऊष्माशोषी के बाद में आता है ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई, जहां पर दो लोग पहुंच गए, अब दोनों लोग में हो गई लड़ाई। अब उनके बीच में जब भैया लड़ाई हुई तब लात घूसा मुक्का चला, तो उसमें क्या हुआ? एनर्जी वेस्ट हुआ ना। तो वो एनर्जी किस रूप में निकल गई? लात घूसा के चक्कर में। कैसे? लात घूसा मारने में। अब जैसे देखो मैं यहां पर ऐसे ऐसे रगड़ रहा हूं, क्या क्या मेरे हाथ और इस हाथ के बीच में क्या लगा? फ्रिक्शन लगा। ठीक, फ्रिक्शन लगा, तो फ्रिक्शन के रूप से जो हमारा हाथ, अभी ये मेरा हाथ गर्म हो गया, तो मैंने यहां पर इसको ऐसे रगड़ा तो इससे निकली एनर्जी। बात समझ रहे हो? लेकिन जो अगर जो मैं इसे हाथ को गर्म कर दूं तब फिर ये ऐसे ऐसे तो नहीं होगा ना। ये फिजिक्स का है फिलहाल, लेकिन यहां पर आप समझने की कोशिश करो कि जो हम ऊष्मा दे रहे हैं, देखो हम इसे किस रूप में दे रहे हैं? मोशन, हम इसे मूव कर रहे हैं तब ये हमें एनर्जी दे रहा है। लेकिन इसे अगर जो हम मूव करना बंद कर दें तो एनर्जी देना बंद कर देगा। अब देखो जी, अब यहां पर आ गया ऊष्माक्षेपी, इतना नोट कर लिया होगा। ऊष्माक्षेपी को देखते हैं। ऊष्माक्षेपी
छठी टाइप की है। अब ऊष्मा छवि में क्या होगा कि भैया एनर्जी तो भरपूर निकलेगा। जैसे ये सुना है ना कि सेल वॉल से इलेक्ट्रिकल सेल जो होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उससे क्या होता है जो केमिकल एनर्जी की होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। उसमें क्या होता है जब रिएक्शन होता है तब उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है। वो फिलहाल हम आपको आगे पढ़ाएंगे। क्लास 12th में आपको मिलेगा एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इसी सब के बारे में पढ़ना होगा। डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, दुनिया का जितना भी सारा सेल होता है वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उससे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप क्या करते हो कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बल्ब जलाते हो, पंखा चलाते हो। बस वहां पर क्या होता है कि उसमें क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन होता है। वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर समझो कि उसमें छवि में क्या होता है। अब जैसे देखो हमने लिया एक ग्लूकोज C6H12O6। अब इसको हमने किसकी उपस्थिति में तोड़ा? देखो जी अब ये टूटने लगा। किसमें टूटा? CO2 प्लस H2O में प्लस ऊर्जा में। अभी ऊर्जा किस रूप में मिली? ये ATP के रूप में। ये ATP, वो भी 38 ATP। ये हम जो लोग खाना खाते पीते हैं ना, वो खाना ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है C6H12O6। और जब वो खानों को ग्लूकोज की एक मॉलिक्यूल को यहां पर इसको बैलेंस कर लो, देखो यहां पर ये कितना है C6 है तो यहां पर 6 CO2। अब यहां पर 6 दूनी 12 हो गया, ठीक, 6 दूनी 12 हो गया। अब यहां पर चाहिए तो कुछ गड़बड़ है भाई साहब, गड़बड़ तो है। चलो इस गड़बड़ को हम बाद में अच्छा करना सीखेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको इसको सिखाया नहीं है। समीकरण को संतुलित करना, इक्वेशन बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि इसके बाद में आपको वही सब मिलेगा। रिएक्शन कराना है, रिएक्शन को फिर संतुलित करना है। अभी देखो जी ये रिएक्शन संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो C6 है और यहाँ पर C6 है और 6 दूनी 12 हो गया, लेकिन यहाँ पर 6 है और हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ पर भाई साहब 6 लगा दो। अब यहाँ पर क्या हो गया 6 12 6 18 18 हो गया, ठीक। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, और कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ पर शायद ऑक्सीजन होता है प्लस O2, 6 CO2 6 O2 यानी 6 दूनी 12 और ये क्या हो गया 6 और 6 दूनी 12। यहाँ पर 6 दूनी 12 ये संतुलित है और ये 6 है, तो भाई साहब ये 6 कितना हो गया यहाँ पर 6 दूनी 12 6 18, ये तो संतुलित है। अब बात आई कार्बन की, हाँ जी कार्बन भी ठीक है। अब 12, ओ जी ये तो बिल्कुल संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया ना। अब यहाँ पर देखो भैया कुछ चीज और को निकाला जाता है। जैसे अब आप क्या करो कि काम करो, एक सोडियम होता है, सोडियम को उठा के किस में डाल दो, पानी में डाल दो, H2O में। अब यहां पर देखो ये जी क्या बना लेगा, NaOH प्लस और क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगी, हाइड्रोजन निकल गया, ऊष्मा भी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। देखो सोडियम के जब आग पानी में फेंक दो एकदम आग लग जाता है, कितनी एनर्जी होती है उसके पास, उसी एनर्जी को निकाल फेंकता है अपनी एनर्जी को, तो उसी से हमें मिलता है। जैसे यहाँ पर देखो भैया NaOH बात सही चल रही है अभी, H2O ये तो कुछ गड़बड़ हो गया जी, यहां पर 3 है यहां पर 2 ही, क्या करें बताओ, 3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम यहां पर भी कर सकते हैं। अगर जो यहां पर हम बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहां पर ये 2 2 2 4
H2 यानी 4। चलो जी सही हो गया, यहाँ पर 2 Na कर दो बस, एजी हो गया सही। अब इसके बाद में भैया आता है रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो हो गया ऊष्माक्षेपी। अब आ गया रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जी जो बैटरीज होती हैं, सेल होते हैं, उसमें होता है रेडॉक्स रिएक्शन 7वां नंबर का। इसका नाम ही है रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो, वह अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अब पूछे होंगे कि अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है। देखो जी सबसे पहले यहां पर स्टेटमेंट लिख लो, these reaction are in which do oxidation and reduction reaction are carry on this same time। जिसमें क्या होता है कि जी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन दोनों होता है एक साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो जी ऑक्सीकरण यानी अपचयन और उपचयन, ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं उपचयन और अपचयन तो अपचयन ही है। ऑक्सीकरण बोल दो यहां पर, ऑक्सीकरण। सबसे पहले एक वर्ड आया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, उपचयन या फिर इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन में, ये एक को समझो। सबसे पहले ऑक्सीडेशन में सबसे पहले क्या होता है? पहला पॉइंट, पहला चीज कि इसमें इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन लॉस। दूसरा चीज ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन इज कंबाइन, O2 इज कंबाइन। अब फिर देखो, अब यहां पर क्या होगा जी? हाइड्रोजन का लॉस होगा। अब देखो जी हाइड्रोजन का लॉस इस तरह से समझो, लॉस ऑफ H2, लॉस ऑफ H2। अब देखो जी ये क्या होगा कि हाइड्रोजन का लॉस कैसे होगा? ये हाइड्रोजन निकाल देगा और जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं, अधिक विद्युत ऋणी तत्व मतलब जैसे देखो जी सबसे विद्युत ऋणी होता है फ्लोरीन, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में नाइट्रोजन, उसके बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है। इसे याद करो फोंक्ल ब्राई। क्या कहते हैं? फोंक्ल ब्राई नाम आ गया। फो से फ्लोरीन, ओ से ओ जो मात्रा लगा है फोंक, उसे ऑक्सीजन, यन से नाइट्रोजन, क्लस से क्लोरीन, ब्रो से ब्रोमीन और आई से आयोडीन, ई से आयोडीन, फोंक्ल ब्राई। यहाँ पर आई लिखा है। अब देखो जी इसका ये जुड़ जाए, ये जुड़ जाए, ये जुड़ जाए, ये जुड़ जाए, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जब जुड़ जाते हैं तो ये होता है ऑक्सीडेशन। अब देखो जी ये होगा कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि हो जाए। वृद्धि का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस, यार इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब है देखो जैसे Mg है, Mg का स्टेट इस समय क्या है? बच्चे सोच रहे होंगे +2 हो रहा है, लेकिन भैया मैं बता दूं
कि जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एज, नोट यहां पर डाल लो, एज नोट Cl2 Br2 I2, और यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो H2 और O2 N2 S8, और यहां पर क्या आएगा F2। कुल मिलाकर जब ये इस फॉर्म में लिखे होंगे, इसी फॉर्म में लिखे होंगे, तो इनका क्या होगा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस समय 0 है। ये कोई लायक नहीं है, निकम्मा है, नाकाम, एकदम गधा है। ये कहाँ है, एकदम गधा है, और इन्होंने एकदम कहाँ है, इस समय गधा है। अब और इसके नीचे भी लिख लो, जैसे Mg यस, कुछ भी जो सिंपल रूप से लिखा हो, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, यूरेनियम, स्टेनस, एंटीमनी, टिन, कुछ भी हो, तो ये इस समय क्या है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये कौनो लायक नहीं है, इस समय एकदम महागधा है, कौनो काम धंधा नहीं है, जैसे तुम लोग हो, पढ़ल लिखत नहीं हो, ये है। हम भी कोई कम नहीं है, हम भी है। अब देखो जी, यहां पर इनका इस समय है भैया 0। अभी यहाँ पर देखो, इनका मैंने क्या बताया 0। अब इनका भैया ऊपर लिख देते हैं, यहां पर है इनका 0, ठीक। अब यहां पर देखो Mg+2 बना लिया। अब भैया Mg+2 बनाया, अब भैया बताओ ये प्लस कहे लागत है, कमेंट करो, कमेंट करो कि किसी भी एटम्स के ऊपर निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, व्हाई, व्हाई क्यों आता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे जानने का शौक है। देखो जी, जब वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का दानी बन जाता है, बहुत ज्यादा बड़े दाता दानी बने हैं, ये बड़े दाता दानी बने हैं। इनके जी के पास देखो दान क्या करत है, ये बताओ पहले, जिकेठिन होते वही तो दान करते, जिकेठिन है ये नहीं है तो वो का करी, जिकेठिन है वही दान करी, जिकेठिन है ये नहीं है वो का दान करी। अब भैया इनके पास है इलेक्ट्रॉन बहुत, चाहे जितना खाओ, ये बड़ी बाप का औलाद है। यहाँ पर आ गया +2, अब भैया देखो यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बोला जाओ। अब यहाँ पर देखो जी, Fe है, Fe+2 से कितना बना, Fe+2 से यहां पर बन गया Fe+3। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक लिखो या फिर ना लिखो वो बात बराबर रहा था, कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया तो वो का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन। बहुत सारी चीजें होती है जो सिर्फ एक चीज को, यूनिट को नहीं डिफाइन किया जाता है, यूनिट। अभी मैं आपसे पूछूं कि है भाई यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मतलब होता है एक, यूनिट का मतलब सिर्फ समझ लो एक। वेक्टर पढ़ा है ना, वेक्टर में क्या होता है, यूनिट वेक्टर, जिसे हम किससे लिखते हैं, ये कैप से, ये कैप, ये क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और आपने एक चीज और पढ़ा होगा, अल्फा बीटा गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अगर जो हम इन तीनों को जोड़ दें फिजिक्स में, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। अभी यहां पर बाद में हम फिर देखेंगे। अब यहां पर देखो उसमें क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, कॉस गामा, इनका मान कितना होता है, एक। ये हमेशा होता है, इट इज ऑलवेज कंजेस्ट, ये ऑलवेज वायलेट होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इनका योग हमेशा एक। यूनिट, यूनिट क्या होता है, एक होता है।
अभी मैं आपसे पूछूं कि 10 यूनिट का मतलब क्या होता है, 10 यूनिट लेंथ, तो एक यूनिट लेंथ में क्या होता है, एक यूनिट लेंथ में मतलब एक लंबाई यानी 1 मीटर, मीटर अगर जो मैं आपसे 10 में करूं तो आप क्या करोगे, 10 से 1 को गुणा करोगे तभी 10 आएगा, तो ये होता है यूनिट। अब भैया देख लो, यहां से निकाल दिया एक इलेक्ट्रॉन, उसे हम लिखे या ना लिखे, तो जब यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हुआ, अब भैया देखो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन लेने भी वाला होगा, ऐसा नहीं है कि इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका मतलब कोई नहीं लेगा, फालतू में फेंक दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन कभी कोई फेंक नहीं सकता है। कभी आप इलेक्ट्रॉन देखो तो बताओ, रास्ते में पड़ा मिला है कभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ना जी ना, ये कभी नहीं मिलेगा। तो इतना नोट कर लो बच्चों, नोट कर लिया इतना, तो मैं आपको मिलूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के आप लोग पढ़ते रहिए।